नमस्कार। मैं मनोज मुल्दियार एक बार फिर से बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज जो हमारे साथ चर्चा में रहेंगे हमारे अतिथि, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आज के इस कार्यक्रम जी। में हम बक्सर पर केंद्रित एक चर्चा करेंगे। बक्सर कल क्या था और आज बक्सर की स्थिति क्या है और भविष्य की संभावनाएं क्या-क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि बक्सर आज के समय में जितना महत्व बक्सर का है, इससे कहीं ज्यादा महत्व इसका रामायण में उल्लेख आता है और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बक्सर की एक काफी महत्ता रही है। आज हम चर्चा शुरू करें इसके पहले आज जो हमारे साथ जुड़े हुए मेहमान हैं, इनका स्वागत करते हुए परिचय करा देना। मेरे साथ हैं श्री देवेंद्र चौबे जी। आप बक्सर से ही बिलोंग करते हैं, बक्सर से आते हैं, आप लेखक हैं और साथ ही साथ इतिहासकार भी। मेरे साथ आज दूसरे मेहमान श्री दीपक कुमार जी हैं। दीपक कुमार राय, आप एक इतिहासकार हैं और आप भी बक्सर से ही जुड़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में कुमार नयन जी हैं। श्री कुमार नयन, आप लेखक हैं और आप भी बक्सर से आते हैं। और आज के इस परिचर्चा में पत्रकार श्री पंकज कुमार, आप प्रभात खबर के लिए समाचार संकलन करते हैं, लिखते हैं। आप सभी मेहमानों का एक बार पुनः स्वागत करते हुए मैं श्री देवेंद्र चौबे को इस परिचर्चा का शुरुआत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। देवेंद्र जी मैं अनम्यूट है सर, आप अनम्यूट कर लें, अभी म्यूट है। हाँ, धन्यवाद आप हम सबका आपसे कि जानना चाह जी। ना हम आपसे जी जानना मनोज जी, कुछ आप चाहेंगे कह रहे हैं। कि हम्म। हाँ सर, मेरा पहला प्रश्न होगा अपने दर्शकों के लिए कि आप हमें हम्म। बताएं कि बक्सर का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है। भारत के इतिहास में जब हम जाते हैं और जब रामायण काल है, महाभारत काल है, उस काल की कुछ कहानियां हम लोग सुनते हैं बक्सर के बारे में। जरा आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें कि बक्सर कल क्या था। श्री देखिए देवेंद्र मुझे कुमार चौबे जी। जी जी मनोज जी, थैंक्स, धन्यवाद आप सबको कि हम किसी बहाने बक्सर पर बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि इस बातचीत में मेरे साथ इतिहासकार दीपक कुमार जी हैं और बहुत अच्छे कवि और लेखक बक्सर के, जिनके कारण बक्सर शहर को जाना जाता है, कुमार नयन जी हैं। और तीसरे हमारे साथ पंकज कुमार हैं, जो प्रभात खबर के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और बहुत बढ़िया लिखते हैं प्रभात खबर में। तो एक तरह से ये तीनों जो हमारे सामने जो एक तरह से विद्वान वक्ता और कहिए कि समकालीन लेखन से जुड़े लोग हैं, इनकी बक्सर में बहुत गहरी दिलचस्पी है और बक्सर को ये लोग बहुत जीते हैं एक तरह से अपने अंदर। देखिए मेरे लिए जब बक्सर की जब भी चर्चा होती है, बक्सर पर जब भी बात होती है, मुझे लगता है कि बक्सर मेरा अपना शहर है और उस बक्सर शहर से एक तरह से मेरा इतिहास भी बनता है और मेरा समकालीन समय और समाज भी बनता है। आप गौर करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में जो मुझे लगता है कि बक्सर को लेकर बहुत सारी बातचीत होती है और हर कोई जानता है कि बक्सर की पहचान एक तरह से एक बहुत ही पौराणिक या माइथोलॉजिकल शहर के रूप में रही है, जिसे हम माइथोलॉजी से जोड़ते हैं। और आप सब जानते हैं कि बक्सर का पुराना नाम व्याघ्रसर रहा है और व्याघ्रसर से धीरे-धीरे बदलते-बदलते बक्सर के रूप में हुआ है। दीपक जी हमारे बीच इतिहासकार हैं, इस पर बहुत बाद में विस्तार से फोकस करेंगे, डालेंगे। लेकिन मेरे ज़हन में बक्सर की 2 पहचान रही है। एक बक्सर का जो माइथोलॉजी है, उससे बक्सर की पहचान बनती है।
और दूसरा जो बक्सर का जो एक तरह से जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वह भी बक्सर के पहचान को बनाती है या बनाता है। अब दोनों को जब आप देखेंगे तो बक्सर की जो माइथोलॉजी है उसके केंद्र में बक्सर शहर तो है ही, और बक्सर का जो पुराना जो एक तरह से कहिए कि जो व्याघ्रेसर है या उसके पहले बहुत सारे नाम इसके रहे हैं। तो बक्सर एक तरह से कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय भारत में या प्राचीन भारतीय समाज में एक तरह से ज्ञान और नॉलेज का बहुत बड़ा सेंटर रहा है, नॉलेज का केंद्र रहा है बक्सर। और इसीलिए बक्सर पर जब जब भी बातचीत होती है मुझे बार बार बक्सर का यह पक्ष बहुत आकर्षित करता है। आप सब जानते हैं कि बक्सर में एक मेला लगता है, पंचकोसी मेला लगता है, और बक्सर को उस पंचकोसी मेले के चलते भी लोग जानते हैं। और यह जो पंचकोसी मेला है बक्सर के 5 क्षेत्रों में लगता है, 5 गांव है वहां पर। जैसे अहिरौली है पहला गांव है, दूसरा नदांव है, तीसरा भभुअर है, और चौथा उन्नाव है, और पांचवा बक्सर है। ये पांचों जगह है, और ये जो पांचों के पांचों जगह हैं बक्सर के, आप गौर करेंगे कि यहाँ पर 5 जो ऋषि रहते थे, जैसे अहिरौली में गौतम ऋषि रहते थे, आपके नदाव में नारद ऋषि का आश्रम था, भभुअर में भार्गव ऋषि का था, और उन्नाव में उदालक ऋषि का था, और इसी तरीके से बक्सर में विश्वामित्र ऋषि का आश्रम था। ये पांचों ऋषि थे जिनके चलते इस पूरे क्षेत्र की पहचान बनी थी प्राचीन काल में। और यहाँ बड़े बड़े लोग कहते हैं कि सिद्ध ऋषियों के सम्मेलन हुए, और इस कारण भारतीय एक तरह से माइथोलॉजिकल हिस्ट्री में बक्सर की पहचान एक बड़े नॉलेज सेंटर के रूप में विकसित हुई। और आज भी वह परंपरा खत्म नहीं हुई है, आज भी वहां के सामाजिक जीवन में यह चीज दिखाई पड़ती है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये सारे के सारे जो ऋषि थे इन्होंने कुछ खास टेक्स्ट दिया भारतीय समाज को। जैसे गौतम ऋषि ने धर्म सूत्र जैसी चीजें दी, और जिसके सहारे भारतीय समाज और भारतीय जीवन पद्धति को समझा जा सकता है। इसी प्रकार आपके जो दूसरे नारद ऋषि हैं उनका जो भक्ति सूत्र है या नारद संहिता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, और कहा जाता है कि फलित ज्योतिषी के भी बहुत बड़े आचार्य थे। और तीसरे जो ऋषि आपके हैं भार्गव ऋषि हैं, उनकी भी दिलचस्पी एक तरह से इसी प्रकार मतलब कहा जाता है कि मतलब फलित ज्योतिषी में भी थी, और कृषि के भी तंत्र के थोड़े बहुत जानकार थे, और जिसके चलते उनकी पहचान बनती है। चौथे ऋषि जो उदालक ऋषि हैं उनकी उदालक संहिता बहुत प्रसिद्ध रही है, और ब्रह्म विद्या एक बड़ा ही मतलब अलग तरह का एक नॉलेज का पूरा पार्ट था वह, जिसके वो ज्ञाता रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्म विद्या का अर्थ होता है कि आप अपने मन को विस्तार करिए। जैसे तंत्र और मंत्र, तंत्र में हम तन का विस्तार करते हैं और मंत्र में मन का विस्तार करते हैं। और पांचवें ऋषि जो है महर्षि विश्वामित्र है, जिनके जो बक्सर में ही थे, जिनका बक्सर सेंटर रहा प्राचीन जमाने में। तो वे एक तरह से मतलब विश्वामित्र संहिता के जरिए एक तरह से युद्ध कौशल को या फिर भवन निर्माण को के बारे में बहुत सारे टेक्स्ट लिखते हैं, जिसका काफी गहरा प्रभाव है। तो यह तो बक्सर की माइथोलॉजिकल हिस्ट्री हो गई, जिसके चलते बक्सर की पहचान बनती है, और ये बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, ये एक पार्ट है। दूसरा गौर करेंगे कि बक्सर की जो दूसरी पहचान बनती है पंचकोसी मेले की, ये पांचों मेले में 5 तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। जैसे पहले दिन अहिरौली में कढ़ी और बड़ी खाया जाता है, दूसरे दिन नदाव में सत्तू मूली खाई जाती है, तीसरे दिन भभुअर में चूड़ा दही खाया जाता है, और चौथे दिन उन्नाव में खिचड़ी खाई जाती है, और पांचवें दिन बक्सर में लिट्टी चोखा खाया जाता है। आप जानते हैं कि ये पांचों के पांचों चीजें जो है बक्सर की का जो फूड का इतिहास है या भोजन का भोज्य पदार्थ का इतिहास है वह बनती है। और एक तरह से बिहार का भी जो पूरा जब आप भोजन के या फूड के हिस्ट्री पर जाएंगे तो उससे भी एक तरह से बक्सर से उसका काफी गहरा लगाव है। तो आप कह सकते हैं कि कृषि और भोज्य पदार्थ से भी बक्सर का गहरा रिश्ता रहा है, जिसके चलते बक्सर की पहचान बनती है। और आप जानते हैं कि आज जो लिट्टी चोखा जो पूरे दुनिया में मशहूर है, खिचड़ी जो पूरी दुनिया में मशहूर है, बाबा नागार्जुन ने लिट्टी इंटरनेशनल करके बहुत अच्छी कविता लिखी थी जब पटना में एक बहुत बड़ा अमेरिकियों का कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये बक्सर का माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है। दीपक जी मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे साथ। दीपक जी जानते हैं कि बक्सर इतिहास की दृष्टि से भी या पॉलिटिकल दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। आप जानते हैं कि मगध का जो पूरा विस्तार था पूरे पूरे भारत में था, और कहा जाता है कि मगध की सेनाएं जब लड़ने के लिए जब सिकंदर या फिर दूसरे के साथ गई तो एक पूरा का पूरा एक लंबा एक कहिए कि वार जोन बना, ये पूरा क्षेत्र बना। मध्यकाल में आप सब जानते हैं कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच बड़ा भारी भारी संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष में एक तरह से हुमायूं की हार हुई, और फिर
पूरा का पूरा एक तरह से मतलब मुगल सल्तनत की बहुत बड़ी पराजय थी। आप देखेंगे कि तीसरा जो बक्सर में युद्ध हुआ, बक्सर युद्ध हुआ 1764 में, और वहां से एक तरह से तीनों जो थे हमारे, चाहे शाह आलम थे या मीर कासिम थे या नवाब सुजाउद्दौला थे, ये एक तरह से पराजित हुए, और वहां से पूरी की पूरी दीवानी जो पूरा रेवेन्यू सिस्टम था वह एक तरह से कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आया। और 1857 के संघर्ष से आप सब वाकिफ ही हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा जो बक्सर का जो इतिहास है, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, वह भी पूरे भारतीय इतिहास में, या भारत के का जो पूरा, जब भारत का जो डेमोग्राफिकल एरिया का जब इतिहास लिखा जाएगा, तो ये जो सारे वार हैं, मगध सम्राट का वार जो है, या फिर शेर शाह का जो युद्ध है, या फिर जो 64 का वार है, एक बड़ा वार है, ये सारे के सारे निर्णायक युद्ध रहे हैं बक्सर के इतिहास, या बक्सर कई पूरे के पूरे बक्सर को के बहाने एक तरह से पूरे देश की तस्वीर को तय करते हैं। तो मुझे लगता है कि बक्सर जो है एक तरह से माइथोलॉजिकल उसकी हिस्ट्री, बक्सर की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, दोनों काफी महत्वपूर्ण है। ये दोनों के दोनों भारतीय इतिहास की बहुत सारी चीजों को तय करते हैं, और ये एक तरह से इससे बक्सर की जी जी पहचान बन। बक्सर जी 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 मनोज जी, जी। मैं वापस फिर से आऊंगा आपके पास। इस बीच इस चर्चा में मैं शामिल करना चाहता हूं श्री पंकज कुमार जी। आप भी पत्रकार हैं और प्रभात खबर से हैं। अभी जो हम लोगों ने देवेंद्र चौबे जी को सुना सर, क्या वर्तमान में बक्सर का वैसा महत्व आज के राजनीति में आप देखते हैं जो कभी था? जैसा कि चौबे जी ने अपने संबोधन में बताया कि एक समय था कि बक्सर बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। आज ये आप उस बक्सर की क्या स्थिति देखते हैं, पंकज जी? जी, दुर्भाग्यवश तो अभी मैं सुन नहीं पाया। और जो पहले की जो राजनीतिक एक आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले जब हम लोग देखते हैं, जो एक जन चेतना थी बक्सर के क्षेत्र में, आज़ादी के बाद का जो हम लोग देखते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का जो एक इतिहास एक शामिल होता है, और जिसमें हम बात करते हैं अगर बक्सर के, जो मेरे ज़हन में है, तो अ, ये बद्री सिंह बागी आते हैं और ज्योति प्रकाश आते हैं। वो एक आज़ादी के बाद का जो समय रहा, उसके पहले अगर पत्रकारिता की बात करते हैं अगर हम, तो पत्रकारिता में शिवपूजन सहाय जी वगैरह रहे, और बक्सर को एक राजनीतिक और सामाजिक जो चेतना है, शिवपूजन सहाय जी ने बखूबी उसको उठाया है पत्रकारिता के माध्यम से। बक्सर बगसर कर एक पत्रिका और समाचार पत्र आता था अपने यहाँ, मास्टर जयप्रकाश लाल हुआ करते थे उसके निकालने वाले। तो राजनीतिक चेतना को जो आगे ले जाने की जो बात होती है, वो कहीं ना कहीं हम लोग पत्रकारिता से जोड़कर भी देखते हैं कि पत्रकारिता की क्या भूमिका रही है। और विगत कई वर्षों में, इधर कई वर्षों से अगर हम लोग इस चेतना की जो बात करते हैं, उसमें नैतिक रूप से, नैतिक मूल्यों, अभी भी बहुत कुछ बक्सर में हो रहे हैं। उसको हम लोग, जो राजनीतिक एक कर्म होता है, एक राजनीतिक कर्म जिसके तहत रंग कर्म भी है उसमें शामिल, जिन चेतनों को, जिन चेतना जिसको हम लोग रंग कर्म से जोड़कर देखते हैं, राजनीति से जोड़कर देखते हैं, तो कुछ जी समय का जी जी डिफरेंसेस पंकज रहा जी, है। 90 के बाद जो हाँ, है स्थितियां मैं बिगड़ी, मैं ठीक है, फिर से आऊंगा स्थितियां आपके बिगड़ी, पास। लेकिन अभी इस जो हम बीच लोग इस बीच कुछ, मैं हाँ, हाँ, बिल्कुल, श्री दीपक कुमार राय, आप इतिहासकार हैं जी सर। जहां तक हम लोग सुने हैं कि बक्सर में कभी बहुत ऋषि मुनि का केंद्र हुआ करता था, यज्ञ करते थे, और वहां दैत्यों का अत्याचार भी हुआ करता था, और यही कभी विश्वामित्र रहा करते थे।
और अयोध्या से जाके भगवान राम और लक्ष्मण को दशरथ जी से मांग के लाए थे, ताकि वो यहाँ के दैत्यों का, यहाँ के जो असुर विघ्न करते थे उनके यज्ञ में, उसका समन करने के लिए। और हम सब लोग जानते हैं कि तारका का वध भी भगवान राम ने बक्सर में ही किया था। और चूंकि विश्वामित्र ही राम के शिक्षा दीक्षा भी की, तो ऐसा लगता है कि भगवान राम का शिक्षा दीक्षा का भी केंद्र बक्सर ही था। अगर आप इसको करेक्ट करेंगे आज के माहौल में, जहां बक्सर कभी ज्ञान का, ऋषि मुनि का मतलब क्या, वो भी अनुसंधान करते थे, कुछ खोज करते थे, कुछ यंत्र की रचना करते थे, कुछ तंत्र की रचना करते थे, कुछ मंत्र की रचना करते थे। मतलब शिक्षा, उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो शिक्षा का भी बहुत बड़ा केंद्र था और अत्याचार का भी केंद्र था। आज के परिप्रेक्ष्य में उस बक्सर को आप कहां पाते हैं? श्री दीपक कुमार राय जी। जी बढ़िया है मनोज जी, शुक्रिया आपको। आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। और पहले मेरे जो देवेंद्र सर बोल रहे थे और पंकज जी बोल रहे थे, उन्हीं लोगों की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके इस प्रश्न को ले सकता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि बक्सर की जो माइथोलॉजी है वो काफी समृद्ध है और हमारा इतिहास भी समृद्ध है। जब मैं कह रहा हूँ कि माइथोलॉजी समृद्ध है और इतिहास भी समृद्ध है, तो मैं माइथोलॉजी को और इतिहास को अलग अलग करके देख रहा हूँ। क्योंकि जब मैं एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते इन चीजों को एक साथ मर्ज नहीं कर सकता। तो जब हम विश्वामित्र को याद करते हैं और बक्सर के पुराने इतिहास को याद करते हैं, तो उसमें एक श्लोक है जब बताया गया कि कब कब बक्सर का क्या नाम रहा। जैसे वो श्लोक है कि कृते सिद्धाश्रमम प्रोक्त त्रेतायाम वामनाश्रम द्वापरे वेद गर्भेति कलौ व्याघ्रसर समबुद्ध। तो ये उसके नाम है जो त्रेता में कुछ थे, द्वापर में कुछ थे, कलयुग में कुछ हुए। तो ये उसकी श्रृंखला है। लेकिन जैसे ही हम विश्वामित्र को देखते हैं और विश्वामित्र को हम अपनी पौराणिक इतिहास में एक ऋषि के तौर पर देखते हैं और मंत्र दृष्टा ऋषि के तौर पर देखते हैं। उन्होंने कई सारे मंत्रों की रचना की और यहाँ तक कि गायत्री मंत्र को भी हम लोग मानते हैं कि वो विश्वामित्र के द्वारा रचा गया। लेकिन जब हम यहाँ विश्वामित्र को देखते हैं, हम यहाँ ताड़का को देखते हैं कि ताड़का का वध हुआ श्री राम जी के द्वारा और ये उनकी शिक्षा भूमि रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हमारी माइथोलॉजी कहती है कि रामचंद्र जी यहाँ आए और उन्होंने यहाँ शिक्षा ग्रहण की, तो बहुत स्पष्ट होता है कि ये युद्ध विद्या जो उन्होंने हासिल की यहाँ, दरअसल वो युद्ध विद्या हासिल करने के लिए आए हुए थे। और विश्वामित्र तत्कालीन समय में जब वो रहे होंगे, कब रहे होंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब भी रहे होंगे तो वो एक बक्सर युद्ध विद्या की केंद्र भूमि रही। यहाँ युद्ध विद्या सीखते लोग आते हैं और उसी को हम बाद में देखते हैं। तो अभी भी जब हम मुगल काल में देखते हैं, ब्रिटिशर्स के काल में देखते हैं, तब भी बक्सर एक महत्वपूर्ण युद्ध मार्ग हुआ करता था। चाहे वो कुंवर सिंह के हम आंदोलन को देख लें या जो व्यापार मार्ग है उसको देख लें। बक्सर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, टॉपोग्राफिकल स्थिति ऐसी है कि ये अपने स्थिति को लेकर के महत्वपूर्ण रहा है। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब हम विश्वामित्र को याद करते हैं तो हम ताड़का को याद करते हैं, तो हम मेनका को याद करते हैं, तो हम अहिल्या को याद करते हैं। और ये पूरी जो स्त्री त्रयी है हमारी, ताड़का, मेनका और अहिल्या की, तो मैं बक्सर में स्त्री स्वर को ज्यादा प्रमुख रूप से रखना चाहता हूं। क्योंकि बक्सर में हम बाद में देखते हैं तो बक्सर के एक तरफ मुंडेश्वरी माता का मंदिर है जो कैमूर में है, जो पुराने शाहाबाद का क्षेत्र हुआ करता था। दूसरे तरफ आप सासाराम रोहतास में देखें तो वहां ताराचंडी माता का मंदिर है। फिर यहाँ मंगला भवानी को देख सकते हैं। तो ये जो एक स्त्री चेतना रही है बक्सर के इर्द गिर्द बहुत पौराणिक आख्यानों के समय से ही, ये इसको मैं बक्सर के साथ एसोसिएट करके देखता हूं जब मैं बक्सर की पौराणिक और मैथोलॉजिकल चेतना को दर्ज करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि यहाँ ताड़का का वध हुआ, क्योंकि यहाँ अहिल्या के साथ कुछ नाइंसाफी हुई थी,
तो उन्हीं स्त्री स्वरों में स्त्री का जो प्रतिरोधी स्वर है उसको लेकर के अभी जो देवेंद्र जी बात कर रहे थे कि पंचकोशी परिक्रमा होती है, उसमें स्त्रियों की भागीदारी सर्वाधिक होती है और उस अत्याचार को लेकर के स्त्रियां अपनी चेतना यहां से जोड़ती हैं और वो यहाँ रहती आई। दूसरे मैं एक चीज बहुत स्पष्ट करके देखना चाहूंगा कि जब हम विश्वामित्र की बात करते हैं तो हम बक्सर के इतिहास की दरअसल बात नहीं कर रहे होते हैं, हम बक्सर के पौराणिक और मैथोलॉजी की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि विश्वामित्र का नाम, विश्वामित्र एक व्यक्ति के रूप में, विश्वामित्र एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन हमारी चेतना में हमारे एक पुरखे के रूप में दर्ज है और ऐसे पुरखे के रूप में दर्ज है जहां से हम अपनी प्रतिरोध की चेतना को लेते हैं। बक्सर में हम कोई भी आख्यान चालू करते हैं तो विश्वामित्र से ही अपने को जोड़ करके देखते हैं, विश्वामित्र की धरती पर, विश्वामित्र की धरती पर। तो ये जो हमारी चेतना है वो विश्वामित्र से जोड़ करके देखते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बक्सर की बहुत खराब स्थिति है और हम लोग कहें कि पहले बहुत अच्छा हुआ करता था और आज बहुत खराब हो गया है। मुझे लगता है कि दुनिया ये रोज बेहतर होती है और पहले जो इसके संदर्भ रहे हैं हम उन संदर्भों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारी चेतना में विश्वामित्र भी है, हमारी चेतना में अहिल्या भी है, हमारी चेतना में मेनका भी है, हमारी चेतना में सारी वो सृष्टि जो यहाँ ज्ञान का केंद्र हुआ करती थी, जो ज्ञान सृजन का केंद्र हुआ करती थी, वह भी है। और तब से लेकर के 1857 हो, 1942 हो, बक्सर के इतिहास में इसकी बड़ी भूमिका रही है। आप चौसा का युद्ध देख लीजिए जो 1539 में हुआ था, 1764 का युद्ध देख लें। लेकिन जब मैं कहता हूं कि 1857 की जो पहली क्रांति थी हमारी, आजादी की पहली लड़ाई थी हमारी, उसमें उसके 100 साल पहले यानी 1757 जब प्लासी की लड़ाई हुई और 1764 जब बक्सर की लड़ाई हुई, तो 100 साल पहले वहां और उसके 100 साल बाद लगभग 1947 में, तो ये जो 300 वर्षों का इतिहास है, भारत का इतिहास इसी बक्सर के इतिहास के इर्द गिर्द बुना गया। तो बहुत मजबूती के साथ मैं कह सकता हूं कि भारत का जो इतिहास है वो बक्सर के इर्द गिर्द ही बुना जाता रहा, वो चाहे मगध का क्षेत्र रहा हो तब और जब हम ब्रिटिश काल में आते हैं तब। ये ठीक है कि कई बार हमारी जो स्मृतियां होती हैं वो पराजय से शुरू होती हैं लेकिन क्रांति में बदलती हैं। कई बार जो असफल क्रांतियां होती हैं वो एक सफलता का संदेश भी देती हैं। तो मुझे लगता है कि बक्सर अभी बहुत बुरे हालत में नहीं है कि हम लोग कहें कि पहले स्वर्ग हुआ करता था अब बहुत खराब हो गया। ठीक है, जो भी खराबियां हैं, मुझे लगता है कि हमारी चेतना और हमारा जो प्रतिरोध है, हमारी जो अस्मिता का बोध है, अगर वो हमारे साथ है तो हम बक्सर के इतिहास से बहुत अच्छी चीजें निकाल के ले आ सकते हैं और भविष्य के लिए अपनी योजना बना सकते हैं। जैसे मैं एक चीज याद दिलाऊं और मैं अपनी बात खत्म करूंगा, फिर आप दोबारा जब आएंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा। बक्सर का जो इतिहास है, जो जो मुख्य धारा का इतिहास है मैं कहूं, और जो हम लोग पढ़ते हैं जिस इतिहास को, उसमें बक्सर के इतिहास को अधिकतम हम लोग मौर्यों तक लेके जा सकते हैं। मौर्यों के इतिहास तक जाता है, शुंगों के इतिहास तक जाता है। और बक्सर में जो सबसे महत्वपूर्ण खुदाई हुई और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई जिसमें बक्सर को हम लोग याद करते हैं, वो ये है कि मौर्यों के काल की, शुंगों के काल की जो धारीदार मृण मूर्तियां हैं, मिट्टी की मूर्तियां हैं, वो बक्सर से ही मिली है, कहीं और से नहीं मिली। तो इस मायने में बक्सर का इतिहास काफी समृद्ध इतिहास है, चाहे वो उसकी पौराणिक चेतना हो, चाहे वो उसकी ऐतिहासिक चेतना हो। जी जी दीपक जी, मैं फिर वापस जुड़ता हूं आपसे। इस बीच में मैं आज के अपने चौथे मेहमान श्री कुमार नयन, आप लेखक भी हैं और सर मैं आपकी निगाह से बक्सर को देखना चाहता हूं, बक्सर के इतिहास को जानना चाहता हूं। श्री कुमार नयन जी। श्री कुमार नयन जी। नयन जी की आवाज नहीं आ रही श्री शायद। कुमार नयन जी। नयन जी बोल रहे हैं जी लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही, लगता है हाँ, लगता है इनका भी माइक म्यूट म्यूट है। म्यूट पे है, म्यूट है। शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये दिक्कत है। मनोज जी आपकी फोन आवाज कर नहीं आ दीजिए रही ना है कोई एक। नयन, आपकी आवाज नहीं आ रही है नयन जी। अच्छा, कोई नहीं।
श्री कुमार नयन जी। कुमार नयन जी म्यूट हैं, तो उनकी आवाज नहीं आ हेलो। पा रही, माइक पे जी हाँ, अनम्यूट लगता कर है लें कुछ तो। हाँ उनके नेटवर्क में परेशानी है। फिर चर्चा को हम ले जाना चाहते हैं वापस जी श्री देवेंद्र जी। चौधरी जी के पास में। हम्म, सर, जो भी संदर्भ अभी आया है इस चर्चा में निकल के, और जैसा कि आपने बता, क्या संभावना आप देखते हैं? एक तो पूरे बिहार की हम बात करें तो यहाँ पर्यटन के मानचित्र की स्थिति काफी खराब है, लेकिन अगर बक्सर में क्या संभावना देखते हैं पर्यटन के लिहाज से, जिसका इतना समृद्ध विरासत रहा हो और हर काल में बक्सर ने इस देश में अपनी एक भूमिका तय की है, तो उन सारे चीजों को संयोजने का एक किला मैदान भी है बक्सर में, उसका भी क्या परिप्रेक्ष्य है? और रामायण काल से जुड़ी हुई जो भी स्मृतियां हो, उसमें पर्यटन के लिए क्या संभावना आप देखते हैं श्री देवेंद्र चौधरी जी? जी मनोज जी, दो चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो पंचकोसी मेला है बक्सर का, वह पर्यटन के लिहाज से बहुत ही मतलब अगर उसकी ठीक से व्यवस्था हो, तो जैसे अयोध्या में परिक्रमा होती है या फिर बनारस में होती है, वहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन बक्सर को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है सरकार से भी, व्यवस्था से, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। मैं जानता हूं कि हिरौली, मैंने कई बार 5 जगह की यात्राएं की है और वहां पर सपोर्ट के नाम पर कुछ नहीं होता है। तो अगर इसे भारतीय बिहार के पर्यटन का एक केंद्र बिंदु बनाया जाए तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह पंचकोसी मेला एक बड़ा ही केंद्र बने। और दीपक जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि यह मेला की जो खासियत है कि यहाँ महिलाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। और पूरी दुनिया में मुझे लगता है या पूरे भारत में लगता है महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या में आना, और जो जिस स्त्री एक तरह से संदर्भ की तरफ दीपक जी इशारा कर रहे थे, बहुत बड़ा मतलब कही कि संदर्भ है कि एक तरह से कहा जाता है कि एक बार मैं एक मेले में गया था तो एक महिला ने कहा कि ताड़का का असली नाम तारामती था, शायद किसी ने उसका नाम बिगाड़ दिया। तो यह एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष मुझे बार बार लगता है कि ये अगर बक्सर अपने आप में ही एक तरह से इतिहास का भी केंद्र है, और मैं बार बार कहता हूं कि बक्सर को एक तरह से इतिहास की धरती के रूप में मैं देखता हूं। आप गौर करेंगे कि बक्सर में एक विद्वान थे, उनका नाम था पंडित सीताराम उपाध्याय करके थे। उनके नाम पर एक संग्रहालय भी बक्सर में है, म्यूजियम करके उनके नाम पर है, सीताराम उपाध्याय के नाम पर। उनका एक लेख में बहुत पहले मैंने पढ़ा था, उस लेख का शीर्षक था गंगा घाटी सभ्यता। उनका यह मानना था कि जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ ईसा पूर्व में, वैसे ही बक्सर में भी के आसपास एक जमाने में गंगा घाटी सभ्यता का उदय हुआ। और जब मैं पिछले दिनों जब मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पर इंदिरा गांधी राष्ट्र कला केंद्र में एक स्मारक व्याख्यान दे रहा था, 32वां व्याख्यान उनका दे रहा था, तब मुझे लगा कि बलिया बलिया बक्सर और बनारस, ये तीनों का जो ट्रेंगल है, एक तरह से भारतीय सांस्कृतिक या भारतीय संस्कृति के इतिहास का एक बड़ा सेंटर है। अगर इसे ठीक से विकसित किया जाए, अगर इसे ठीक से विकसित किया जाए तो एक तरह से यह हमारे देश के की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत भी है। और गंगा घाटी सभ्यता कहने का अर्थ यह भी था कि इसी में वो पांचों ऋषियों का उदय हुआ है। दूसरी बात मुझे लगती है कि जो भविष्य की जो संभावनाएं दिखाई पड़ती है कि बनारस हमारे सामने है, बक्सर है और बलिया भी है। अगर इसको थोड़ा हम किनारे करें तो एक बहुत अच्छा ट्रेंगल बनता है बक्सर, सासाराम और जगदीशपुर का, आरा का या जगदीशपुर का कहिए। जगदीशपुर जो है एक तरह से कुंवर सिंह के केंद्र में है, कुंवर सिंह उसके केंद्र में है। सासाराम के केंद्र में शेरशाह सूरी हैं। और बक्सर के केंद्र में तो कहा जाता है कि बक्सर की लड़ाई तो है ही, वहां पर कथकौली का मैदान भी है। और वहां जब आप जाएंगे तो वहां गांव में जो कथकौली में मजार बनी है, मजार में 2 योद्धाओं का नाम दिखाई पड़ता है। एक योद्धा का नाम है सैयद अब्दुल गुलाम और दूसरे का नाम है अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह। तो ये दोनों एक तरह से संघर्ष किए थे, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो के खिलाफ किए थे। तो मुझे बार बार लगता है कि माइथोलॉजिकल सांस्कृतिक विरासत तो है ही बक्सर की, वह भी पर्यटन के लिए बहुत बड़ा सेंटर है। लेकिन उसके साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से
अगर हम सासाराम, बक्सर और जगदीशपुर को जोड़ दें, ये तीनों बहुत ही बड़े ऐतिहासिक स्थल है, तो एक बहुत बड़ा मतलब कहीं कि टूरिस्ट का एक बड़ा केंद्र हो सकता है। और इससे एक तरह से बक्सर की एक सांस्कृतिक भी पहचान बनेगी और बक्सर की एक नई ऐतिहासिक पहचान भी बनेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार को, बिहार सरकार को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि इन तीनों जगहों को, खास करके मतलब सासाराम, जगदीशपुर और बक्सर, इन तीनों को ट्रेंगल बना करके ऐतिहासिक टूर की योजनाएं बनाए, जिससे कि इस क्षेत्र में काफी लोग आ सके। हाँ मनोज जी। नयन जी, आप मेरे ख्याल से नयन जी जी बहुत देर बाद हमसे हाँ, जुड़े हैं। तो नयन जी, आप आवाज जा रही बक्सर, है मेरी? हाँ हाँ आवाज आ रही है, आप बक्सर को कैसे याद ओ करते ठीक हैं? ठीक। जी, बक्सर को याद करने के लिए इसका इतिहास भी है, इसकी संस्कृति भी है, इसका पौराणिक अवदान भी है। तो अभी दीपक जी ने जो बात कही, लीजेंड की बात, तो वो तमाम बातें हैं, इतिहास भी है। और ये कल की बातें थी या अभी अभी हाल ही में बीती हुई बातें थी, लेकिन अब उससे भी लेटेस्ट एक सामाजिक इसका जो प्रारूप है बक्सर का, वो काफी समृद्ध रहा है। अभी मैं बात कर रहा हूं ठाकुर शिवबचन सिंह जी का, वो करीब 50-60 वर्ष पहले की बात है। वो यहां पर यहां के एक जन नेता थे, लेकिन वो नहीं मानते थे कि वो जन नेता हैं। वो बिल्कुल घुले मिले थे यहां की जनता के साथ, और वो बिल्कुल फकीरी अंदाज में काम किया करते थे, निर्भीक होकर, प्रशासन से लेकर और तमाम जगहों पर लोगों के साथ जुड़े रहते थे। तो ये एक, मैं देखता हूं कि पत्रकार भी यहाँ के ऐसे नामों को भूलते जा रहे हैं। और वो अभी कल की बात है, अभी हाल ही की बात है। उसके बाद बद्री सिंह बागी हुए, जो अपने को नेता कभी नहीं माने, लेकिन नेता से भी बढ़कर, एक संत से भी बढ़कर उन्होंने काम किया लोगों के साथ जुड़कर। फिर कॉमरेड ज्योति प्रकाश हुए, वो भी एक नेता थे और उन्होंने काफी प्रशिक्षित किया यहाँ के लोगों को। तो उन्हीं दिनों नाटकों का यहाँ पर रंगमंचीय नाटक भी और नुक्कड़ नाटकों का भी जन्म हुआ। और ये करीब 30-35 साल पहले की बात है, जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया था। और काफी एक देखने को यह मिला, जिसका मैं भागीदार भी रहा हूं, कि यहां लोगों में काफी मनोरंजन के लिए, और खासकर वह मनोरंजन जो स्वास्थ्यवर्धक हो, उस तरह के मनोरंजन के प्रति लोगों में काफी उत्सुकता थी, काफी प्यास थी। तो वो एक थोड़ा सा मध्यम हुआ है इधर हाल के दिनों में, 5-10 वर्षों के अंदर वो थोड़ा कम पड़ा है। एक वो बक्सर का एक शख्स जिनका नाम था टीपी वर्मा, वो पहले शख्स हैं बक्सर के या इस जिले के जिन्होंने भोजपुरी फिल्म बनाई, दुल्हा दुल्हन। तो एक इस तरह से एक इसका ये भी समृद्ध रहा है। और हमारे यहाँ शिवपूजन सहाय जी तो है ही साहित्यकार, बहुत दिग्गज ठाती हैं हमारी। लेकिन इधर भी किरण जी भोजपुरी दीपक के। जी, आप अभी वर्तमान में बक्सर में जो यहाँ का व्यापार है, यहाँ का उद्योग है, यहाँ का व्यवसाय है, इसको किस रूप में देखते हैं? बक्सर के उद्योग, बक्सर का व्यापार, इसको किस रूप में देखते हैं श्री दीपक कुमार राय जी? जी बिल्कुल, मैंने आपका सवाल सुना
और आज की बक्सर की जो व्यावसायिक और आर्थिक दीपक स्थिति है, आर्थिक समृद्धि है, उसके मुतालिक आपका महत्वपूर्ण सवाल है। और उसको लेकर के मुझे जो लगता है कि बक्सर जो कभी यहाँ एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की कोशिश हुई थी, बक्सर को लेकर के जो संचार माध्यमों की कोशिश हुई थी, वो बहुत सफल नहीं हो पाई। हालांकि इसके बगल में बनारस भी है, पटना भी है, जहां से एक कनेक्टिविटी है, लेकिन व्यापार वाणिज्य और अर्थव्यवस्था को लेकर के वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बहुत मजबूती के साथ विकसित नहीं हो पाया। उसको लेकर के थोड़ा यहाँ मुझे लगता है कि काम करने की जरूरत है। और दूसरी चीज ये है कि ऐसा नहीं था, जब जब यहाँ हम मतलब बक्सर भी उसमें शामिल है, पूरे पूरे देश का भी मैं जिक्र करूं और खास तौर से बक्सर का मैं जिक्र करूंगा कि जो औपनिवेशिक शासन था हमारे यहाँ, हमारे देश में, उसने हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसकी रीढ़ तोड़ के रख दी थी। उसी में बक्सर भी आता है। बक्सर में सरेजा एक क्षेत्र है जहां तांबे का, कांसे का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था पूरे बिहार। बक्सर में अभी भी जो डुमरांव का सिंहोरा उद्योग है वो एक सेंटर हुआ करता है हमारे हस्तशिल्प का, हमारे हस्तकौशल का। लेकिन उन चीजों को लेकर के जो मार्केटिंग होती है, जो उसका बाजार है, वो नहीं है वहां। तो इस चीज को लेकर के हम थोड़ा कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए कुछ तो हमें राजनीतिक प्रयास करने होंगे और कुछ जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें हैं उसको लेकर के भी हमें, इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ एक कोशिश हुई कि वो चीजें बने, लेकिन बहुत सारे कारण हैं उसके कि क्यों वो असफल हुआ। क्योंकि उस समय जो कनेक्टिविटी थी बिहार की, जो सड़कें थी और जो यहाँ से जो व्यापार मार्ग हुआ करते थे वो नहीं रहते थे। हालांकि जो सोन नहर यहाँ से निकली है, बक्सर से आती जाती है, वो गंगा के माध्यम से निकल करके, तो उसके सोन नहर को जोड़ करके अंग्रेजों ने यहाँ से कलकत्ता तक व्यापार किया, लेकिन वो चैनल अवरुद्ध हुआ और बाद में जो फिर एक व्यापार वाणिज्य का जो रूट होता था वो नहीं हो पाया। तो ये एक समस्या है और इसको मुझे लगता है कि हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजों को, अपने प्रोडक्शन को और यहाँ बिजली की स्थिति को, बहुत सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा हमको ध्यान देने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। इसके लिए सरकारों को भी थोड़ा फोकस करना होगा और हमारी जो नागरिक चेतना है वो अगर इस स्तर पे आ जाए कि नहीं, हमको अपनी जमीन में ही अपने जांगर का सुख तलाशना है, तो उससे चीजें थोड़ी आसान हो। जी जी मनोज जी। जी, कुमार नयन जी, मैं आपसे जानना जी चाहूंगा कि अगर सरकार की नीति बनती है और बक्सर में व्यापार का केंद्र, या जैसा कि वो बता रहे थे, जी उद्योग और व्यापार के लिए बक्सर में क्या संभावना देखते हैं? अगर बक्सर में कल कुछ व्यापार लग सकता है, क्योंकि हम पूरे बिहार का जब मानचित्र देखते हैं तो उसमें जी बक्सर किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं आता, चाहे वो शिक्षा का हो, उसमें भी शिक्षा दूसरे दूसरे जगह का नाम आता है, मुजफ्फरपुर का नाम आता है, पटना जी का नाम आता है, गया का नाम आता है, बक्सर का नाम नहीं आता है। चाहे शिक्षा की हम देखिए बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, तो वो ऐसा कोई हॉस्पिटल वहां नहीं समझ में आता है जिस तरह से आपका, जैसे दरभंगा में मेडिकल कॉलेज है, एयरपोर्ट हो। तो बक्सर में किस तरह से व्यापार को, किस तरह से उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है? जी देखिए किस तरह के व्यापार की संभावना आप देखते हैं, कुमार देखिए नयन जी? बक्सर ऐसी जगह पर स्थित है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, ये उस क्षेत्र में है। बक्सर से लेकर रोहतास तक और इधर भोजपुर जिले तक और इधर उत्तर प्रदेश में भी, मतलब कि गाजीपुर जिले तक, पूरा का पूरा धान बाहुल्य क्षेत्र है। यहां धान की उपज बहुत अच्छी होती है, ये कटोरा कहा जाता है। अब यह है कि किसानों को, व्यापार से ही जुड़े हुए हैं किसान भी, किसानों को जब, जैसे अभी अभी धान की फसलें कटी हैं और वो बेचना चाहते हैं,
तो अभी भाव इतना गिर गया है कि अब उसको कहा नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा। और सरकार जो खरीदने को कह रही है वहां वहां भी दाम घटा करके लिया जा रहा है, लिया भी नहीं जा रहा है उतना। खैर, ये बात एक ऐसी है कि किसान अगर समृद्ध रहेगा तो व्यापार भी समृद्ध होगा, ये तय बात है। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। तो यहाँ उपज करने में तो किसान आगे है, खेतीहर मजदूर भी आगे हैं, ये लेकिन किसान वाली जो बात। जी 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 नहीं, वो तो एक बात जो है वो ओवरऑल पूरे बिहार पर लागू होता है। अगर हम जी उस तरह से बात करें तो झारखंड के बढ़ जाने के बाद और टाटा और जी इस तरह का जो बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था वो झारखंड में चला जाने के बाद बिहार में उस तरह का कोई उद्योग उस तरह से बचा नहीं। लेकिन जी फिर भी अगर बेगूसराय का इलाका देखें तो वहाँ पेट्रोकेमिकल्स का, या कांटी में देखें तो वहाँ आप बरौनी चले जाइए तो फर्टिलाइजर का है, या मुजफ्फरपुर कांटी में जी विद्युत का है, बाढ़ में एनटीपीसी लग गया। इस तरह से बक्सर में क्या संभावना देखते हैं? खेती के साथ उद्योग का जो रिश्ता है वो तो कहीं हो सकता है। जैसे जी चीनी मिल है तो कई जगह चीनी मिल की बात हम सुनते हैं। तो बक्सर में उद्योग, एक तो ये मोटे तौर पर समझ में आता है कि बिहार का ही अगर औद्योगिक विकास कुछ होना है तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पर होगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जिस तरह से खासियत लिए हुए जगह होता है, जैसे मुजफ्फरपुर में जब हम बात करते हैं तो लीची की बात करते हैं, हाजीपुर में देखिए इधर केला की बात करते हैं, जी जी यहाँ या दीपक जी भागलपुर में ने भी ध्यान दिलाया। जाए तो वहाँ डुमरांव कतरनी में चावल सिन्होरा की बात उद्योग करते हैं। पूरे औरंगापुर भारत में, पूरे भारत में औरंगाबाद में भी सिन्होरा कुछ का चावल का निर्यात, स्पेसीज यहाँ से है। निर्यात होता और है। सिन्होरा उद्योग डुमरांव में है जैसे, वो पूरा पूरे भारत में। लेकिन अब उसे बढ़ावा देने के लिए यदि सरकार नीतियां बनाती हैं और उन छोटे छोटे लघु उद्योगकर्ताओं को अगर बढ़ावा मिलता है, सब्सिडी वगैरह दे करके बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज के रूप में, पूरे भारत में सिन्होरा डुमरांव से जाता है और वहां छोटे छोटे, अभी तक उन उस दिशा में कुछ काम नहीं किया जा सका है। बेचारे अपने दम पर बनाते हैं। कम से कम 50 सैकड़ों फैमिली हैं वहां जो कि छोटे छोटे उद्योग करके, बहुत मामूली। तो एक वो उद्योग है। अभी हाल ही में यहाँ पर होचरी स्थापित किया गया है, करीब करीब इस बक्सर में ही, केवल बक्सर में, जिले की बात नहीं करता, केवल बक्सर में 4 होचरी लग गए हैं और वो काम कर रहे हैं, अंडे का उत्पादन। तो ये इस तरह से इन चीजों को देखा जाए और इसकी विशेष तौर से ट्रेनिंग दी जाए। एक समय था जबकि इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया था और वहां पर कई तरह के उद्योग, रबर उद्योग स्थापित हुआ था, सीमेंट उद्योग स्थापित हुआ इस तरह के, लेकिन वो सभी आज बंद हो गए। आज वो बंद हो गए लगभग सभी के सभी, कुछ ही होंगे 2-4। तो इस तरह से बक्सर को देखा नहीं गया और इसमें मैं सरकार को ही दोषी नहीं ठहरा सकता। इसमें जो यहाँ के प्रतिनिधि हुए हैं, एमएलए हुए हों या एमपी हुए हों या अन्य प्रतिनिधि हुए हों, उन लोगों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। अभी देवेंद्र जी बता रहे थे कि एक वहां से बन रहा है, यहां से जगदीशपुर तक का, जगदीशपुर से फिर वहां, फिर बिहिया महतिन दाई का, फिर वहां। तो ये चीजें किसी के ध्यान में नहीं आई, ये केवल आम लोगों के पास रहा। अभी तो एक रेलवे लाइन की जरूरत थी यहां से सासाराम के लिए, और वो बलिया से जुड़ता। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर कि अगर यहाँ के प्रतिनिधिगण, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधिगण, व्यवसायिक लोग बैठ करके और इस पर एक विचार करें और एक नीति तय करें और सरकार का ध्यान दिलाएं, सरकार भी इधर का रुख करे, और तब जाकर के एक विकास, यहाँ विकास की अनेक संभावनाएं हैं।
तो ऐसी बनती है। अब देखिए, बक्सर विकास की संभावनाएं हम लोग कह रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन कुछ उद्योग बैठते जा रहे हैं। यहां यहां करघा चलाने का उद्योग था, आज से 25-30 साल पहले की बात है। हम खुद वहां जाते थे, करघा चला करके लोग कपड़े तैयार करते थे। तो वो बंद हो गया। वो बंद इसलिए नहीं हुआ कि उसके खरीदार नहीं थे, वो बंद इसलिए हुआ कि उन्हें कुछ मिला नहीं, योगदान उनको बढ़ावा नहीं मिला। तो इस तरह की बातें अगर होंगी, निश्चित रूप से बक्सर में सारी संभावनाएं हैं। यह मेन रोड पर है, यह जंक्शन है, रेलवे के मेन जगह पर यह है। तो ऐसा करने के लिए लेकिन प्रतिनिधियों को, अब आप अभी हॉस्पिटल की बात कह रहे थे, ये इस यहां से हमारे सांसद स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूंगा तो आप आलोचना मान लेंगे, इसलिए मैं कह भी नहीं सकता। यहां पर कई कई ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर्स, और वो लौट गए। हेलो, हॉस्पिटल में जाने पर अभी यहां पर दवाएं छोड़ दीजिए, डॉक्टर तक सही समय पर उपलब्ध नहीं रहते हैं। तो ये इन चीजों को ठीक करना होगा एक साथ, सबको, केवल व्यवसाय को ही नहीं, इसको भी। और ये ठीक करने के लिए जनप्रतिनिधियों को का ध्यान दिलाना होगा, सरकार को भी, सबको मिलजुल करके, तब ये काम हो पाएगा। और आज सबसे बड़ी कमी मैं देख रहा हूं कि समय की कमी है। किसी के पास उतना समय नहीं है कि इन सब चीजों पर ध्यान दे। बहुत दिनों से प्रतीक्षित है रेलवे लाइन, किसी ने नहीं उठाई ये बात कि यहां से एक रेलवे लाइन होनी चाहिए बक्सर से सासाराम तक के लिए। तो उद्योगों का एक जाल बिछ जाता वो, और काफी आसानी होती माल ढुलाई में भी, या पैसेंजर्स को भी, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में भी। ये तमाम चीजें हैं एक साथ, सब कुछ। अब तो धर्मस्थल भी, एक धर्मस्थलों पर लोग, छोटे छोटे दुकानदार, ठेले वाले या अन्य लोग व्यवसाय कर लेते हैं, अच्छा व्यवसाय कर लेते हैं। तो उन जगहों पर ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं है कि बड़े बड़े इंडस्ट्री देवेंद्र जी, ही काम करें। इस चर्चा में मैं आखिर में आपसे यह जानना चाहूंगा कि एक काम अगर वो आपको करना हो बक्सर के विकास के लिए, तो आप वो कौन सा काम करना पसंद करेंगे? देखिए, अभी हमारी बातचीत बहुत देवेंद्र अच्छी जी, दिशा में जा रही है। जी, हमारी बातचीत बहुत अच्छी दिशा में जा रही है। नयन जी ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत छोटे-छोटे ऐसे पॉइंट उठाए जिसके सहारे बक्सर का विकास हो सकता है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि बक्सर इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। तो इसे एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट या टूरिज्म प्लेस के रूप में विकसित करने की ज़रूरत है। और अगर अगर यहाँ पर एक सरकार चाहे तो इतिहास और टूरिज्म के एक इंस्टीट्यूट भी बहुत बढ़िया खोल सकती है, और चाहे तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी यहाँ खोल सकती है। लेकिन हम लोग बार-बार कहते हैं कि बक्सर हमारे समाज की जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, 3 चीज़ ज़रूरी होता है। एक फूड की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा हेल्थ और तीसरा एजुकेशन की। और इन तीनों मामले में विकास करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है पूरे, मेरे ख्याल से हम पूरे शाहाबाद में देख लेंगे तो एक भी बढ़िया मेडिकल कॉलेज नहीं है सरकारी, जहाँ पर लोग का ठीक से इलाज हो सके। आज भी लोग भागते हैं तो बनारस की तरफ भागते हैं इलाज के लिए। जबकि नयन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बक्सर से हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, एक बढ़िया मेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ खुल सकता था यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि मेडिकल इंस्टीट्यूट सरकार अगर खोले तो बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरा, बक्सर को एक तरह से एक बहुत बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की जरूरत है, और इससे काफी रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। अगर ये 2 काम सरकार करती है तो बहुत बड़ा योगदान होगा किसी भी सरकार का। हम तो हेलो, जनता तो चाहती है कि सरकार उसका उसका जनता का विकास करे। तो पर्यटन स्थल के रूप में और एक मेडिकल मतलब इंस्टीट्यूट खोलने के रूप में अगर करे सरकार, तो बहुत बड़ी भूमिका हम लोग मानेंगे। हेलो मनोज जी। जी, जी, जी मनोज जी। पंकज जी, हेलो पंकज
हेलो। हेलो पंकज जी। जी आपकी आप आवाज क्या आ रही है, संभावना पंकज जी तक देखते शायद हैं? नहीं पहुंच पा रही। और जी पंकज जी, आप हाँ, बक्सर के विकास की क्या दिशा देखते हैं? अगर कोई देखिए एक बक्सर चीज आपको करना हो, बिल्कुल बक्सर जो आपके समझ में ऐसा सबसे है कि सरकार सरकार जरूरी है, वो यहाँ लगातार बदलती ऐसी रही कौन सी सरकार चीज है लंबे समय जिसको से करने से बक्सर में विभिन्न पार्टी विकास की जो गति है वो तेज हो बिल्कुल बिल्कुल सकती है? बिल्कुल पंकज जी। सब हाँ बिल्कुल आवाज जा रही है सर। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है पंकज, आ रही है पंकज जी, हम जब बात रखें। देखते हैं हाँ बिल्कुल जब हम लोग बक्सर को देखते हैं और बक्सर काफी समृद्ध रहा है ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से। जैसा कि देवेंद्र सर बताए, दीपक भैया और नयनदा सभी लोगों ने बताया। तो एक चीज ये देखने को मिलता है कि सरकारें बदलती हैं, सत्ता बदलता है, लेकिन बक्सर में आज भी पलायन जो है वो नहीं रुकता है। और हम लोग जहाँ रहते हैं उसके आसपास के मोहल्ले और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो विदेशों में भी जाते हैं रोजगार के लिए, और काफी पीड़ा होती है परिवार को छोड़कर वो उसको विकसित किया जा सकता है। और यहाँ बहुत स्कोप है बहुत तरह की। अभी चौसा की जब हम बात करते हैं तो चौसा में बर्तन उद्योग है, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। ये तमाम चीजें जो हैं उनको बेहतर करने की जरूरत है। अगर रोजगार यहाँ मिलेगा तो निश्चित तौर पर बक्सर का विकास होगा, बक्सर में व्यापार बढ़ेगा। और स्वास्थ्य की जहां तक बात है, स्वास्थ्य भी एक मायने रखता है। बक्सर में लगातार जो अभी सरकारें बदली, सत्ता बदली, भी चुनाव हुआ, फिर नए सरकार का फिर जो गठन हुआ, लेकिन बदहाली वही रहती है। अभी हम लोग कल 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 ही एक खबर प्रकाशित किए हैं, और कि 8 वर्षों में एक भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हुआ है बक्सर सदर अस्पताल। ये कितनी बड़ी बात है कि 8 सालों में एक भी यहाँ जो है एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ है। एक बहुत, जबकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री यहाँ हैं, एक्सरा मशीन और अल्ट्रासाउंड जैसे मशीन भी जो है लंबे समय तक बंद रहते हैं। इन सारी चीजों को सुधारने की जरूरत है। और शिक्षा की जहां तक बात रही, तो शिक्षा में सरकारी स्तर पर कुछ संसाधन बढ़े हैं निश्चित तौर पर, लेकिन गुणवत्ता नहीं बढ़ी है। गुणवत्ता कम हुई है, शिक्षा में गुणवत्ता जो है वो काफी कम हुई है। तो इन सारे चीजों को, तमाम चीजों को सुधारने की आवश्यकता है। और हम लोग यही चाहेंगे कि बक्सर अगर ये पर्यटन का भी इसमें मुद्दा सामने आया, देवेंद्र सर ने बताया, पर्यटन पर्यटन काफी बेहतर यहाँ स्कोप है बक्सर का। युद्ध स्थल है चौसा, एक बहुत ऐतिहासिक जगह है, और बक्सर का इतिहास तो बहुत पहले से रहा है। अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो चौसा का जो युद्ध बिल्कुल है और उसके पहले जो है अ, ईसवी श- ईसवी ईशा के पूर्व का भी जो है यहाँ संस्कृति रही है। और बक्सर धार्मिक दृष्टि से भी काफी संपन्न रहा है, गंगा जमुना की तहजीब रही है। यहाँ देखिएगा अक्सर जो कॉलोनी है, जो पुराने जो मोहल्ले हैं, वहां पर आपको एक मंदिर है और उसके जस्ट 50 कदम पर, 20 कदम पर एक मस्जिद भी मिलता है। जो पुराने मोहल्ले हैं, हनुमान फाटक हो गया, आप देखिएगा एक हनुमान मंदिर है तो जस्ट उसके 30 कदम पर एक मस्जिद भी है। ये एक संस्कृति है। गौरी शंकर मंदिर है तो जस्ट उसके बाद एक मस्जिद मिलता है। तो ये हमारी एक संस्कृति रही है बक्सर का। तो इन तमाम चीजों को लेकर अगर हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ की सरकारें, यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री अगर काम करते हैं, तो बक्सर को बेहतर बनाया जा सकता है। जी। हेलो। की बात अ, वाकई मतलब बक्सर का मिष्ठान उद्योग ही बहुत बड़ा है। सोन पापड़ी का तो इतना भारी उद्योग हो सकता है। बिल्कुल हल्दीराम ने पैक करके पूरे देश में सोन पापड़ी फैला दिया। अगर बक्सर से कोई किसी लेवल पर भी अगर विकास हो तो बहुत ये भी बड़ा योगदान होगा। बिल्कुल सर।
और कहीं ना कहीं हम लोग मान कर चलें कि वाकई अगर सरकार ध्यान दे, और थोड़ा जनता तो हमेशा अच्छे नेता को इस आशा से चुनाव करती है कि ये शायद आएंगे तो हमारे जीवन में कुछ तब्दीली होगी, और जनता आज भी उसी आशा में टिकी हुई है। और जाहिर है कि ये समय ऐसे ही चल रहा है, और आने वाले दिनों में हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि अ, हमारे मतलब बक्सर का विकास होगा, बक्सर के बहाने एक तरह से पूरे बिहार का विकास होगा, और उस बहाने पूरे देश का विकास होगा। दीपक जी, आप कुछ और कुछ जोड़ना चाहें तो कुछ बातें तो शायद शेयर करिए। हम लोग को लग रहा है कि बक्सर को लेकर के बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। नहीं, मुझे जी जी शुक्रिया देवेंद्र जी। मुझे लगता है कि बक्सर को किसी अन्य उद्योग के साथ जोड़ने में काफी पैसे और काफी संसाधनों की जरूरत है। जो यहाँ की असली ताकत है, जो खेती बाड़ी है, 80% जनता यहाँ किसान जनता है, और उसको किसानों को अपने श्रम पे बड़ा यकीन है, अपने क्षमता पे बड़ा यकीन है। तो हम अगर खेती किसानी को लेकर के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर पाए कि उन किसानों के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो यहीं मिलने लगे, और वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उनसे भी प्रेरणा लेकर के हम देखें, तो किसानों की स्थिति अगर बेहतर होगी तो ये पूरा क्षेत्र लहलहाएगा, यहाँ समृद्धि आएगी। बनस्पत इसके कि जो यहाँ की मिट्टी में नहीं है, अगर उसको हम बाहर से ले आके यहाँ आरोपित करें तो उसमें ज्यादा संसाधन भी लगेगा, ज्यादा समय भी लगेगा। जो यहाँ की ताकत है, खेती बाड़ी किसानी यहाँ की ताकत है, तो हम उसे डेवलप कर सकते हैं बहुत कम संसाधनों में और बहुत कम समय में भी। दूसरी चीज मैं एक ये कहूंगा कि जब ये सरकार आई थी तो हमें उम्मीद थी कि किसानों की आय बहुत जल्द दुगनी होगी, लेकिन जो वर्तमान किसानों की आय है उस दर के हिसाब से अगले मुझे लगता है कि 50-60 वर्षों में भी अगर हम लोग काम कर पाए तो शायद आय दुगनी होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर दुगनी आय नहीं भी होती है और किसानों को अपनी उपज का समर्थन मूल्य मिलने लगता है, वाजिब दाम मिलने लगता है, तो मुझे लगता है कि बक्सर की स्थिति कई मायनों में बेहतर हो सकती है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनता, मैं कहूँ कि 80% जनता किसान जनता है। तो अगर हमारी किसानी बेहतर होती है, खेती बाड़ी बेहतर होती है, तो बक्सर का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है। नहीं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं दीपक जी, क्योंकि मुझे पता है कि बक्सर की दाल बहुत मशहूर रही है। अरहर की दाल इतनी मतलब मशहूर रही है जिसका कोई जवाब नहीं है। और कृषि तंत्र का तो जैसे जो भभुवर में हमारे चौथे ऋषि थे, कहा जाता है कि उनको कृषि तंत्र का बहुत अच्छा ज्ञान था। और जो उधर धान की जो खेती होती है, जिसकी तरफ नयन जी इशारा कर रहे थे कि इसे धान का कटोरा कहा जाता है, तो वाकई एक जमाने में जो गंगा नदी का जो पूरा जल मार्ग था एक तरह से यहाँ से लेकर के वेस्ट बंगाल तक और आगे जाता था, ये गाजीपुर से पूरा कहिए कि मतलब जहाज में भर भर के चावल जाता था पूरे मतलब पूरे बाहर की दुनिया में भी। तो जाहिर है कि उस तंत्र को वापस लाना अगर संभव है तो बहुत बड़ी बात होगी। देवेंद्र सर, मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा, बिना कृषि मैं थोड़ा तंत्र जोड़ना चाहूंगा कि जो हमारे नहीं, मैं ये जोड़ना चाहता था कि जो हमारे क्षेत्र की, जो हमारे मिट्टी की, जो हमारी स्थानीयता की ताकत होती है, अगर उस पर हम यकीन नहीं करते हैं तो बाहर से आरोपित विकास के जो मॉडल है ये बहुत भला नहीं करने वाले। जैसे मुझे लगता है कि हम भोजपुरी क्षेत्र हैं, तो जो शिक्षा का एक माध्यम है हमारा, वो एक भोजपुरी भाषा होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान अगर हमारा कहीं सृजित होता है तो पहली भाषा में होता है, वो मातृभाषा में होता है। तो इन कई सारी चीजों को एक साथ जोड़ करके हम देखें, और बक्सर की एक भूमिका को मैं और रेखांकित करूं इस संदर्भ में कि बक्सर में जब 1764 का हम युद्ध हार गए थे, बक्सर की लड़ाई में हम हार गए थे, तो बक्सर की लड़ाई में हारने के बाद जो राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों को मिला, उसके बाद जो है औपनिवेशिक लूट हुई, उसी के बाद 1815 तक, यानी 1764, 65, 66, 67, 68, 69, 70 से लेकर के 1815 तक जो औपनिवेशिक लूट हुई, वो दुनिया में कहीं भी हुई औपनिवेशिक लूट से ज्यादा क्रूर और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा अधिक। और उसी लूट के आधार पर वो औद्योगिक क्रांति हुई, वो औद्योगिक क्रांति हुई जिसपे अंग्रेजों का पूरा तंत्र टिका हुआ था। तो बक्सर से ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है यहाँ का। और मुझे बार बार ये लगता है तो अगर हम यहाँ की स्थानीय हकीकतों पे काम नहीं करेंगे तो फिर वो जो कुछ इंडस्ट्रियल मॉडल और तमाम चीजें हैं, इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन खेती के लिए फिलहाल मुझे लगता है। और आज मैं
ज्यादा मुखर होकर ये बात कर सकता हूँ कि जबकि हमारे देश का किसान सड़कों पर है तो हमें अपने रूट की ओर, अपनी जड़ों की ओर लौटने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल दीपक जी, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ अगर किसानों को, मैं तो ये देख रहा हूं कि इस बार तो उनको पैसा ही नहीं मिल रहा है उनकी फसल का। अब ये निराश होकर कहीं अगली बार अब वो धान बोने से और फसलें उगाने से कहीं विमुख ना हो जाएं। ये उनकी मजबूरी है कि वो नहीं जा पा रहे हैं, वरना ये उनका मिट्टी से लगाव है कि वो यहाँ पर टिके हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि वो उनमें निराशा छा जाए। ये काम करने की जरूरत है। एक पहला काम जो आप बोल रहे थे कि क्या करना चाहेंगे, हम सबसे पहला काम ये करना चाहेंगे कि किसानों को उनका उचित फसल का दाम मिले, ये करना चाहेंगे। और उसके बाद तब ये पर्यटक स्थल बनाना चाहेंगे बक्सर को, और फिर तब उसके बाद अन्य रोजगार हैं। अब उन चीजों की ओर फिर आवागमन है, ट्रेन से जोड़ने की बात हर जगह वो होगी। तो ये पहले देखने की जरूरत है, हमारी जड़ें कहाँ हैं। हमारी जड़ें तो फसलों में हैं। और जो बिहार के या भोजपुर के या बक्सर के किसान हैं, हम थोड़ा उनके आंदोलन और उनकी प्रतिरोधी चेतना को भी याद करें कि नहर का जो बढ़ती रेट का आंदोलन था वो यहीं से हुआ था। जी, अरे स्वामी सहजानंद जी सरस्वती जी ने इसी क्षेत्र में किसानों को लेकर के आंदोलन किया था। बिल्कुल। तो यहाँ के तो किसानों में अभी भी सहजानंद सरस्वती बसते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात हो रही है। और कहीं ना कहीं हम लोग बक्सर के बहाने या बक्सर के इतिहास, बक्सर की मैथोलॉजी के बहाने हम एक तरह से जो समकालीन समय के सवाल है उससे भी हम टकराने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कि बक्सर कहीं ना कहीं एक तरह से सिंबल है पूरे भारतीय इतिहास का भी, भारतीय समाज का भी और भारत की संस्कृति का भी। और बक्सर का अगर विकास होता है तो हमारे देश का भी विकास होगा। और मुझे लग रहा है इन्हीं कुछ बातचीत के बहाने हम आज की बातचीत को समाप्त करते हैं। और मैं चाहूंगा कि मनोज जी सबको धन्यवाद दें और फिर कभी हम इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आगे बातचीत करेंगे। हाँ मनोज जी, अब बातचीत को समाप्त किया जाए। जी हाँ मनोज जी। जी पंकज जी, मैं अपने इसी प्रश्न के साथ आपके साथ आना हूँ। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके नजर में बक्सर पंकज जी